गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज हम करेंगे अपनी पोयम वे आँखें का सेकंड पार्ट। आप पोयम हम कर चुके हैं, आज इसका जो अगला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो किसान है वो महाजन के ब्याज चुकाने के कारण अपना जो खेत है उसे भी खो बैठता है और जो उसके बैलों की जो जोड़ी है वो भी नीलाम कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसका घर बार भी बिक चुका है। अब इसका जो अगला काव्यांश है वो हम पढ़ेंगे। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आँखों में नाचा करती उजड़ हुई जो सुख की खेती। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है प्रसंग यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, प्रसंग इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आँखें पोएम से ली गई है। इसकी रचना किसने की है? सुमित्रानंदन पंत जी ने की है। इस कविता में किसान की दयनीय स्थिति का, उसके दुखों का कवि ने सजीव चित्रण किया है। तो इस काव्यांश में बताया गया है कि किसान के पास कभी एक दूध देने वाली गाय होती थी, एक दुधारू गाय होती थी और किसान प्यार से उसे उजरी नाम से बुलाता था। क्या नाम लेकर बुलाता था किसान? उसको उजरी नाम से उसे पुकारता था। और वह उजरी गाय भी किसान के सिवा और किसी को भी दूध दोहने नहीं देती थी, उसका दूध केवल किसान ही निकालता था, वह किसी और को पास नहीं आने देती थी। किसान अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। अह आँखों में नाचा करती उजड़ हुई जो सुख की खेती, लेकिन महाजन का ब्याज चुकाने के लिए उसे अपनी वह गाय भी बेचनी पड़ गई थी। इस प्रकार किसान अपने सुखमय जीवन को याद करके, जो उसके बीते हुए जीवन में सुख आए थे, उस सुखमय जीवन को जब याद करता है तो उसकी तस्वीर उसकी आंखों में देखने को मिलती है। किसान अपने सुखमय जीवन की यादों में जब खो जाता है तो वह पल भर में ही फिर वास्तविकता के धरातल पर आ जाता है और अपने बीते हुए सुखों को याद करके वो बहुत दुखी हो जाता है। तो इस काव्यांश में हम देखें तो भाषा कौन सी हो गई? खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि ने मुहावरों का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। इस काव्यांश में भी आँखों में नाचना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार देशज शब्दावली यहाँ पर प्रयोग की गई है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। इसका अगला जो पद्यांश है वो हम करेंगे। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें भर आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यहाँ पर भी भारतीय किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसके जीवन में इतना अभाव था, संसाधनों की इतनी कमी थी कि उसकी जो पत्नी है वो बीमार है और बिना दवा दारू के उसकी मृत्यु हो जाती है। दवा दारू के अभाव के कारण किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वह स्वर्ग सिधार चली जाती है, आंखें आती भर। और यह सब याद करके कवि की आंखें भर आती हैं। इस दुख को याद करके वो अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोकने में असमर्थ हैं। देख रेख के बिना दूध मोई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब जो छोटी बच्ची पूरी तरह से अपनी माँ पर आश्रित थी, अब माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उस लड़की की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और वह लड़की भी अपनी माँ की मृत्यु के 2 दिन बाद स्वर्ग सिधार गई। उसकी यानी कि किसान की जो बिटिया है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर भी देखो बेटा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, आंखें भरना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है और दवा दर्पण में कौन सा अलंकार है? दैवर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। किसान के जीवन में जो अभाव है उनका यहाँ पर कवि ने सुंदर वर्णन किया है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन,
पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मर गई एक दिन। यहाँ पर बताया गया है कि जो किसान है उसका जवान बेटा मारा गया है, जमींदार के लोगों ने, कारिंदों ने उसे मार दिया है। और अब ऐसे में पति की मृत्यु के बाद जो समाज के लोग हैं वह उसकी पत्नी को ही उसकी मृत्यु का उत्तरदायी माना गया है, पत्नी को ही उत्तरदायी माना जा रहा है। यद्यपि यहाँ पर बताया गया कि घर में विधवा रही बतौ, किसान के घर में उसके एक पुत्र वधू है जो विधवा हो चुकी है। यद्यपि वह गृह लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, लेकिन जो समाज के लोग हैं वो उसी पर आरोप लगाते हैं कि इसी ने अपने पति की हत्या की है। इस प्रकार उस पर ही हत्या का आरोप लगा दिया जाता है। और ऐसा करने के बाद एक दिन कोतवाल उसे पकड़कर थाने में ले जाता है। इस प्रकार वहाँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण वो कुएं में डूबकर मर जाती है। इस प्रकार किसान के जीवन में और भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। यहाँ पर भी बताया गया है कि किस प्रकार से पति की मृत्यु के बाद जो समाज के लोग हैं वो पत्नी को उत्तरदायी समझ रहे हैं। और पुलिस के अत्याचारों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल सहज है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर अब समाज की मानसिकता का वर्णन करते हुए कवि बताना चाहते हैं किसान के माध्यम से यहाँ पर भारतीय समाज की जो मानसिकता है नारी के प्रति उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है? खैर पैर की जूती जोरू। यहाँ पर बताया गया है कि पत्नी की मृत्यु के बाद किसान को इतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि वह पत्नी को पैर की जूती समझता है। न सही एक दूसरी आती, एक की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी लाई जा सकती है। इन पंक्तियों में यहाँ पर किसान के माध्यम से कवि ने जो सामाजिक बुराई है, नारी पर अत्याचार करने की और उसे पैर की जूती समझने की, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन किसान को अत्यधिक दुख कब होता है? जब उसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है और अपने जवान बेटे को याद करके उसके हृदय पर सांप लौटने लग जाता है। उस दुख को याद करके उसकी छाती फटने को हो जाती है। यानी कि जो जवान बेटे की मृत्यु है उसका दुख किसान के लिए असहनीय है, ये यहाँ पर बताया गया है। सांप लौटना मुहावरे का यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। इस काव्यांश में कवि ने समाज की ऐसी मानसिकता का वर्णन किया है जहाँ पत्नी को पैर की जूती के समान समझा जाता है। खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, देशज शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और सहज है। इसका जो अंतिम पद्यांश है वो हम पढ़ेंगे। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदर्श बन जाती। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो किसान है उसका जो पिछला जीवन है, जो भूतकाल है, वह सुखमय समय था और उस सुखमय समय को याद करके किसान की जो आँखें हैं उसमें एक तरह की चमक सी आ जाती है। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अपने बीते हुए सुखों को याद करके उसकी आँखें चमक उठती हैं, परंतु तुरंत सुने में गढ़ वह चितवन। लेकिन जैसे ही वह वास्तविकता के धरातल पर आता है, उसे वास्तविकता का आभास होता है, तो उसकी जो आँखें हैं जिसमें एक क्षण भर के लिए चमक आई थी, वो सुनने में गड़ी हुई सी प्रतीत होती हैं और उसका मन दोबारा से दुखों से भर जाता है, तीखी नोक सदर्श बन जाती। और वही आँखें जिसमें एक पल के लिए चमक उत्पन्न हुई थी, वही आँखें तीखी नोक की भांति बन जाती हैं, हृदय में चुभने वाली बन जाती हैं। इस प्रकार इस कविता में क्या बताया गया है? जो भारतीय किसान है उसकी दयनीय स्थिति का यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पर देखो, तीखी नोक सदर्श, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा पूरी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग है, सरल सहज भाषा है, देशज शब्दावली है,
का भी यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि कैसे भारतीय किसान की दशा दयनीय है, किस प्रकार उस पर अत्याचार किए जाते हैं। इस प्रकार इस कविता में यही बताया गया है कि जो भारतीय समाज है उसमें नारी की क्या स्थिति है, किसान की जो दशा है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो हमने देखा उसके लिए जमींदार, महाजन और इसके साथ साथ जो पुलिस के अत्याचार हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके अत्याचार हैं, वो भी इस स्थिति के लिए, किसान की इस दयनीय स्थिति के लिए उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। वही किसान की ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार हमने अपनी पोएम कंप्लीट की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।